शुरू होने ही वाला है। क्या इस अखाड़े में कोई शेर का बच्चा है जो रुद्र ठाकुर को हरा सके? अरे भाई, उसे कौन हरा सकता है? वो आदमी नहीं, तूफान है। बड़े बड़े पहलवान आए, सब मिट्टी चाट गए। क्या कोई है जो इस शेर को ललकार सके? रुद्र ठाकुर, रुद्र ठाकुर, रुद्र ठाकुर। कोई मुकाबला ही नहीं है, आज भी वही जीतेगा। रुद्र ठाकुर, रुद्र ठाकुर, रुद्र ठाकुर। मैं लड़ूंगी इसके साथ। तू तू मुझसे लड़गी? बड़े बड़े पहलवान नहीं टिक पाए और तू एक औरत, क्या समझती है खुद को? मैं हारने नहीं आई, जीत कर दिखाने आई हूं। लड़ने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त होगी। अगर तू हार गई तो जिंदगी भर मेरी रखेल बनकर रहेगी। मेरा नाम लेकर जिएगी, मेरी मर्जी से सांस लेगी। मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। बोल, क्या शर्त है? अगर मैं जीत गई तो 1 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे और सबके सामने मानना होगा कि औरत कमजोर नहीं होती। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। सूरज पहले पीला था, फिर नारंगी हुआ और अब आसमान के किनारे लाल सा टपक रहा था, जैसे दिन अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। पुराने अखाड़े के ऊपर कबूतर गोल गोल चक्कर काट रहे थे। नीचे मिट्टी को कुछ देर पहले ही पानी से सींचा गया था। उस गीली जमीन से एक गरम पहचानी हुई खुशबू उठ रही थी, मिट्टी की वह सुगंध जो सिर्फ अखाड़े की होती है। वही मिट्टी जिसमें सिर्फ पैरों के निशान नहीं बनते, वही मिट्टी जहां सपने भी गढ़ते हैं और किस्मत भी। आज माहौल रोज जैसा नहीं था। गांव के चौक से लेकर अखाड़े तक रंग बिरंगी झंडियां लटक रही थीं। पेड़ों से लाउडस्पीकर झूल रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन उनकी थाप में सिर्फ उत्सव की गर्माहट नहीं थी, इंतजार की बेचैनी भी थी। लोग छतों पर चढ़कर देख रहे थे। बच्चे पेड़ों की डालियों से लटककर अखाड़े के अंदर झांक रहे थे। बूढ़े आदमी लाठी टेककर गोल दायरे में खड़े थे। औरतें घूंघट संभालते हुए खड़ी थीं, पर उनकी आंखें एक पल के लिए भी बीच के दायरे से नहीं हट रही थीं। और बीच में खड़ा था एक नाम, रुद्र ठाकुर। 14 साल से उसने हार महसूस नहीं की थी। हर जिले का दंगल, हर तहसील का मेला, हर साल का बड़ा मुकाबला, जीत, सिर्फ जीत। उसकी एंट्री हमेशा एक जैसी होती थी। नंगे पैर मिट्टी में धीरे धीरे कदम, गर्दन सीधी, कंधे चौड़े और आंखों में वह विश्वास जो अब आदत बन चुका था। आज भी वह वैसे ही आया। उसने झुककर मिट्टी उठाई, सीने पर लगाई, फिर माथे को छुआ। भीड़ से एक साथ नारा उठा। घोषक ने माइक पकड़ा। लाउडस्पीकर से उसकी आवाज थोड़ी कर्क, थोड़ी भारी सुनाई दी। सुन लो गांव वालों, आज का दंगल खास है। आज सिर्फ शान का सवाल नहीं, पैसों का भी सवाल है। लोग और पास आ गए। जो भी रुद्र ठाकुर को हरा देगा उसे मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। एक पल का सन्नाटा, जैसे हवा भी थम गई हो। फिर हलचल शुरू हुई। क्या कहा? 1 करोड़? सच में? गांव के लोगों के लिए 1 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं था, वह उनकी सोच से बड़ा, उनकी जिंदगी से बाहर का शब्द था। दरअसल शहर का एक बड़ा व्यापारी अपनी कंपनी का प्रचार करने आया था। उसकी सोच साफ थी, रुद्र हारे तो भी खबर, जीते तो भी खबर। उसे सिर्फ सुर्खियां चाहिए थीं, लेकिन गांव वालों के लिए यह सुर्खी नहीं थी, यह परीक्षा थी। पहला पहलवान आया, मजबूत था, भारी था। भीड़ को लगा शायद कुछ देर टिक जाए। रुद्र ने सीधा कॉलर पकड़ा, शरीर को आधा मोड़ा, वजन बदला और जोर से पटक दिया। मिट्टी उड़ी। 2 सेकंड की खामोशी, फिर रुद्र की साफ आवाज। अगला कौन? दूसरा आया। इस बार उसके कदम तेज थे, आंखों में जुनून था। उसने 2-3 झूठे दांव दिखाए। भीड़ को लगा शायद इस बार खेल बदले, पर रुद्र ने उसकी चाल पकड़ ली।
दाहिने से झूठी चाल, बाएं से असली झटका। वह घुटनों पर गिरते गिरते बचा, फिर कंधा लगा और मुकाबला समाप्त। अगला कौन? तीसरा आया। इस बार भीड़ में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन 4 मिनट बाद वह बेहोश पड़ा था। अखाड़े में अब एक पैटर्न बन चुका था। रुद्र की सांस लेने का भी एक क्रम था। 2 गहरी सांसें, कंधों का हल्का झटका, फिर सीधा हमला। उसका शरीर अब मशीन जैसा हो गया था। अभ्यास ने उसे आदत बना दिया था। हर दांव, हर पकड़ जैसे सोचने से पहले ही हो जाती हो। लोग धीरे धीरे समझने लगे, 1 करोड़ का ऐलान सिर्फ शब्द है। हकीकत यह है, रुद्र को हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन भीड़ का अपना मनोविज्ञान होता है। इनाम जितना बड़ा हो, सपने उतने बड़े हो जाते हैं। चौक के किनारे चाय वाला कह रहा था, 1 करोड़ मिल जाए तो शहर में अपनी दुकान खोल लूं। एक जवान लड़का अपने दोस्त से बोला, बस एक दांव सही लग जाए। एक बूढ़ा आदमी लाठी पर झुककर बोला, बेटा, दांव लगाने से पहले ताकत चाहिए, और ताकत बनने में साल लगते हैं। अखाड़े के एक कोने में प्रायोजक की मेज लगी थी। एक बड़ा सा बैग नोटों से भरा हुआ, ऊपर कंपनी का चमकता हुआ चिन्ह। धूप धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन दंगल की गर्मी बढ़ रही थी। रुद्र ने 5वां मुकाबला भी जीत लिया। अब उसके सीने पर पसीने की चमक थी। सांस तेज थी, पर नियंत्रण में। आंखों में अब भी वही विश्वास। उसने फिर कहा, अगला कौन? इस बार आवाज में हल्का सा घमंड था, और शायद हल्की सी थकान भी। भीड़ एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। 1 करोड़ का सपना सब देख रहे थे, लेकिन रुद्र के सामने खड़े होने का साहस किसी के पैरों तक नहीं पहुंच रहा था। ढोल की थाप धीमी पड़ने लगी। सूरज अब बिल्कुल किनारे पर था। लालिमा और गहरी हो चुकी थी। घोषक ने फिर माइक उठाया, क्या कोई और है जो रुद्रा को चुनौती देना चाहता है? खामोशी, सिर्फ कबूतरों की हल्की फड़फड़ाहट और मिट्टी से उठती गीली सुगंध। रुद्र ने हाथ झाड़े, जैसे कह रहा हो, बस इतना ही था। उसने अखाड़े के गोल दायरे को एक नजर से देखा। हर चेहरा उसी की ओर था। सबकी नजरों का बोझ उठाना अब उसकी आदत बन चुका था। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई और नजर भी है, कोई जो अब तक सामने नहीं आई। शाम की लालिमा और गहरी हो चुकी थी। अखाड़ा तैयार था, भीड़ तैयार थी, इनाम तैयार था। बस एक कहानी के शुरू होने का इंतजार था। गांव के बिल्कुल किनारे, जहां पक्की सड़क समाप्त हो जाती थी और कच्चा रास्ता शुरू होता था, वहीं एक पुरानी टिन की छत वाली झोपड़ी खड़ी थी। हवा चलती तो उसकी छत हल्की सी कांप उठती। झोपड़ी के बाहर एक पुराना हाथ का पंप था। उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी, दीवार पर तार से लटके कुछ सूखते कपड़े। यहीं रहती थी आर्या। उसका दिन सूरज से पहले शुरू होता था। 5 बजे कोई अलार्म नहीं बजता था। जिम्मेदारी उसे झकझोर कर जगा देती थी। वह उठती, चुपचाप बाल्टी उठाती। पंप का हैंडल पकड़ते ही उसकी कलाइयों की नसें उभर आती। ठंडी सुबह की हवा में भी उसकी पकड़ मजबूत रहती। हर धक्के के साथ पानी छपाक से बाल्टी में गिरता और उसकी सांस एक लय पकड़ लेती। फिर वह अंदर जाती। छोटा सा कमरा, एक पुरानी खाट, लकड़ी की अलमारी और दीवार पर एक तस्वीर। तस्वीर में एक औरत थी, गले में पदक, आंखों में बिजली, हाथ में मिट्टी। वह थी शालिनी, आर्या की मां। तस्वीर के नीचे खाट पर लेटे थे देवेंद्र, आर्या के पिता। कभी मजदूर थे, दिन भर ईंट उठाते, सीमेंट घोलते। फिर एक दिन निर्माण स्थल से गिर पड़े। रीढ़ की हड्डी बच गई, जान बच गई, लेकिन सांस कमजोर हो गई। अब उनकी सांस फुसफुसाती सी चलती थी, कभी तेज कभी रुक रुक कर। रोज सुबह आर्या उन्हें दवा देती, पानी पिलाती, उनका सिर हल्का सा उठाकर तकिया ठीक करती। पिताजी, आज तबीयत कैसी है? बस जिंदा हूं। 3 महीने पहले डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन जरूरी है, देर हुई तो रिस्क बढ़ जाएगा। रकम 50 लाख से ऊपर। उस दिन आर्या ने हंसने की कोशिश की थी। डॉक्टर साहब, 5,000 में हो सकता है क्या? डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी थी। चुप हो गए थे। उस रात आर्या ने चुपके से मां की तस्वीर को पकड़कर रो लिया था। शालिनी सिर्फ मां नहीं थी, वह एक कहानी थी। जिला स्तर की पहलवान, 3 साल लगातार चैंपियन। उनके दांव अलग थे। वह सीधी ताकत से नहीं, संतुलन से लड़ती थी। गांव वाले कहते थे, लड़की होकर लड़कों को पटक देती है। लेकिन एक फाइनल मुकाबले में सब बदल गया। एक गलत गिरावट, प्रतिद्वंदी का वजन गलत कोण से गिरा, रीढ़ पर तेज झटका। इलाज महंगा था,
सुधार अधूरा रह गया। मिट्टी उनका जुनून थी और मिट्टी ने ही उनका शरीर तोड़ दिया। आर्या तब छोटी थी। उसने अस्पताल का सफेद कमरा देखा था, मां की टूटती जुड़ती सांस सुनी थी और उनकी आंखों में वह दर्द जो शब्दों में नहीं समाता। उस दिन के बाद देवेंद्र ने कसम खाई, आर्या अखाड़े में कदम नहीं रखेगी, और आर्या ने कभी रखा भी नहीं, लेकिन आदत छिपकर भी रहती है। पंप से पानी भरते समय जब वह बाल्टी एक हाथ से उठा लेती तो उसका शरीर अपने आप वजन बदल लेता। बाजार से अनाज का बोरा लाती तो पैर मिट्टी में सीधे जम जाते। उसने कभी औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन जिंदगी ने उसे रोज प्रशिक्षित किया। सुबह का काम, लोगों के घर सफाई, थककर लौटना, फिर पिताजी को खाना खिलाना। एक दिन गली में लाउडस्पीकर गूंजा, 1 करोड़ रुपए, रुद्रा ठाकुर को हराओ और 1 करोड़ जीतो। आर्या के कदम वहीं ठहर गए। 1 करोड़। उसने तुरंत हिसाब लगाया। 50 लाख ऑपरेशन, बाकी दवा, घर की मरम्मत, पिताजी की जिंदगी। उस रात उसने मां का पुराना संदूक खोला। चाबी अलमारी के ऊपर कपड़ों के नीचे छिपी रहती थी। धीरे से ताला खोला। अंदर लाल रंग का पुराना अखाड़े वाला दुपट्टा, कुछ अखबार की कतरने, एक पदक और मिट्टी की हल्की सी खुशबू, सालों बाद भी जीवित। उसने दुपट्टा हाथ में लिया, आंखें बंद की। स्मृति जाग उठी। मां अखाड़े के किनारे खड़ी कहती, देख आर्या, दांव सिर्फ हाथ का नहीं होता, दिमाग का होता है। जब सामने वाला जोर लगाए तू सीधे मत टकराना, उसका जोर उसी पर वापस भेज देना। छोटी आर्या हंसती, मां मैं लड़की हूं। शालिनी उसका माथा चूमती, मिट्टी को फर्क नहीं पड़ता, कौन लड़का है कौन लड़की। स्मृति टूट गई। आर्या ने आंखें खोली। दिल डर रहा था, दिमाग कह रहा था नामुमकिन, मजबूरी कह रही थी कोशिश कर। उसे रात भर नींद नहीं आई। पिताजी खांस रहे थे। बाहर से ढोल की अभ्यास ध्वनि आ रही थी। हर थाप जैसे उसके दिल पर पड़ रही थी। सुबह जब रुद्र ने फिर 3 लोगों को गिरा दिया, आर्या भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसने रुद्र को ध्यान से देखा, उसकी मुद्रा, उसकी सांस, उसकी आदत। रुद्र जब आक्रमण करता तो दायां पैर पहले आगे आता, फिर बाएं कंधे से धक्का, फिर वजन का स्थानांतरण। आर्या ने क्रम समझ लिया। उसने गहरी सांस ली। पिताजी का चेहरा याद आया, अस्पताल का बिल याद आया, मां का दुपट्टा कंधे पर महसूस हुआ, और फिर भीड़ के पीछे से एक आवाज उठी, मैं लड़ूंगी। सब मुड़कर देखने लगे। एक पतली सी लड़की, बाल कसकर बंधे हुए, आंखों में अजीब सा ठहराव। यह डर का ठहराव नहीं था, यह निर्णय का ठहराव था। अखाड़े के बीच खड़े रुद्र ने जब उस आवाज की ओर देखा तो पहले उसे सचमुच लगा किसी ने मजाक किया है। भीड़ हल्की सी हंसी में टूट गई। क्या? किसने कहा? अरे कोई इसे घर छोड़ आओ। लेकिन आर्या मजाक बनकर नहीं आई थी। वह धीरे धीरे गोल दायरे के भीतर उतर आई। उसके पैर मिट्टी को हल्के से छू रहे थे, न तेज न धीमे, बस संतुलित। लाल दुपट्टा उसके कंधे पर था, वही पुराना। घोषक ने आंखें सिकोड़कर पूछा, नाम? आर्या। प्रशिक्षण? एक पल का ठहराव। जिंदगी। इस बार भीड़ फिर हंसी, मगर सब नहीं हंसे। कुछ औरतें चुप हो गईं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक बूढ़ी मां ने धीमे से कहा, यह शालिनी की बेटी है क्या? नाम हवा में धीरे धीरे फैल गया। कुछ बुजुर्गों के चेहरों पर पहचान उभर आई। उन्होंने रुद्र को देखा, फिर आर्या को। रुद्र ने हाथ कमर पर रखा। हंसी अब उसके चेहरे से हल्की पड़ चुकी थी। ये दंगल है, नौटंकी नहीं। आर्या का उत्तर सीधा था, दंगल ही है, इसलिए लड़ने आई हूँ। आवाज न तेज न कांपती हुई, बिल्कुल स्थिर। प्रायोजक की मेज पर बैठा व्यवसायी थोड़ा आगे झुक गया। मीडिया वाले तुरंत कैमरे चालू करने लगे। 1 करोड़ का दंगल अब सचमुच सुर्खी बन सकता था। घोषक का स्वर भी गंभीर हो गया। समझती हो ना, एक बार शुरू हुआ तो पीछे नहीं हट सकती। मैं पीछे हटने नहीं आई। भीड़ का मनोविज्ञान बदलने लगा। शुरू में लोग तमाशा देखने आए थे, अब उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। देखते हैं कितनी देर टिकती है। 2 मिनट भी नहीं, लेकिन कुछ जवान लड़कियां चुपचाप आगे खिसक कर खड़ी हो गईं। रुद्र धीरे से आर्या के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। वह उससे काफी लंबा था, सीना चौड़ा, बाहों में उभरी हुई नसें। उसने धीमे स्वर में कहा, अभी भी टाइम है, नाम वापस ले लो। यह धमकी कम, चेतावनी अधिक थी। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, वहां घमंड था, लेकिन एक और चीज भी, हल्का सा डर। नाम पर दाग लगने का डर, चाहे जीत ही क्यों ना हो। लास्ट चांस मुझे नहीं, आपको है, मुझे कम मत समझना। भीड़ से एक लंबी ओ की आवाज उठी। अब लोग केवल देख नहीं रहे थे, वे निर्णय कर रहे थे। एक आदमी बोला, रुद्र को ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया।
घोषक ने हाथ उठाया। दोनों पहलवान तैयार। रुद्र ने गर्दन घुमाकर मांसपेशियां खींची, कंधे घुमाए, गहरी सांस ली। आर्या झुकी, मिट्टी उठाई, माथे से लगाई, लाल दुपट्टा कसकर बांध लिया। उसने पैर मिट्टी में दबाकर पकड़ जांची। ठीक थी। शुरू। ढोल एक साथ जोर से बजे। पहला क्षण। रुद्र ने समय नष्ट नहीं किया। उसकी आदत थी आरंभ में ही दबदबा बनाना। वह सीधे आगे बढ़ा, दायां पैर तेजी से आगे, बाएं कंधे से झूठा धक्का, हाथ सीधा गर्दन की ओर। लेकिन आर्या ने यह क्रम पहले ही देख लिया था। वह नीचे झुकी, शरीर को तिरछे कोण पर घुमा दिया। रुद्र का हाथ उसके कंधे से फिसल गया। भीड़ से एक सामूहिक सांस निकली। अरे! रुद्र एक पल को रुका, फिर तुरंत दूसरा दांव। इस बार सीधा कमर पकड़। उसने आर्या को कमर से जकड़ा, वजन उठाया, आधा घुमाव। आर्या आधी हवा में थी। इस स्थिति में बचना कठिन होता है। संतुलन हवा में, जमीन नियंत्रण से बाहर। धड़ाम! आर्या मिट्टी पर गिरी। धूल का बड़ा बादल उठा। भीड़ से झोर की चीख। बस, खत्म। रुद्र उसके ऊपर खड़ा था, सांस नियंत्रण में। आंखों में पुराना विश्वास लौट आया। मैंने कहा था। लेकिन आर्या ने आंखें बंद कर ली। कानों में गूंज, पीठ में जलन। सांस एक पल को अटक गई। भीड़ का मनोविज्ञान फिर पुरानी सोच पर लौट आया। लड़की है, हो गया तमाशा। मगर तभी आर्या के हाथ मिट्टी को पकड़कर धीरे धीरे हिलने लगे। एक बूढ़ा आदमी धीमे से बोला, अभी समाप्त नहीं हुआ। रुद्र ने भी महसूस किया, यह लड़की केवल आई नहीं है, यह टिकने आई है। अखाड़े की हवा बदलने लगी थी। आर्या धीरे धीरे घुटनों पर आ गई। उसकी सांस भारी चल रही थी। हर सांस के साथ सीने में जलन सी उठती। पीठ पर मिट्टी चिपक चुकी थी, गीली, ठंडी, लेकिन शरीर अब भी तप रहा था। रुद्र एक कदम पीछे हटा। उसने उसे उठने का अवसर दिया। यह दया नहीं थी, यह विश्वास था। उठ जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। अभी तो शुरुआत हुई है। आर्या खड़ी हुई। पैर हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजर बिल्कुल सीधी थी। दोनों फिर एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। इस बार रुद्र ने गति कम कर दी। वह देख रहा था आर्या की मुद्रा, गर्दन का हल्का झुकाव, सांसों की लय। आर्या भी देख रही थी। रुद्र जब सांस बाहर छोड़ता, उस क्षण उसका बायां कंधा हल्का सा झुक जाता, दाएं पैर पर अधिक भार आ जाता। शक्ति का असंतुलन स्पष्ट था। रुद्र का शरीर भारी, मांसपेशियों की स्मृति गहरी, पकड़ लोहे जैसी। आर्या का शरीर हल्का, वजन कम, सीधी ताकत कम। ढोल की थाप धीमी पड़ गई। भीड़ शांत। अचानक रुद्र ने दोनों हाथों से कॉलर टाई लगाई। दोनों हथेलियां आर्या की गर्दन के पीछे। उसने जोर से नीचे की ओर दबाव डाला। भार सीधा ऊपर से नीचे गिरा। आर्या के पैर मिट्टी में सरक गए। कमर पीछे की ओर झुक गई। उसने रुद्र की भुजा पकड़ ली। वापस धक्का देने का प्रयास किया, लेकिन रुद्र भारी था। बाएं से उसने पैर झटका। आर्या फिर गिरी। इस बार उसका हाथ मिट्टी में घिस गया। हल्की सी खरोंच आ गई। खून की पतली सी रेखा मिट्टी में घुल गई। भीड़ से नारा उठा, रुद्र! रुद्र! कुछ युवक ताली बजाने लगे। कुछ औरतें बिल्कुल चुप थीं। रुद्र ने तुरंत जमीन पर नियंत्रण ले लिया। वह आर्या के ऊपर आधे माउंट में आ गया। दायां घुटना उसकी कमर के पास। बाएं हाथ से उसने आर्या की कलाई पकड़ ली। खत्म करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। रुद्र झुककर बोला, संकेत दे दो, मैं रोक दूंगा। आर्या का सीना मिट्टी से लगा हुआ था। सांस लेना कठिन। उसने उंगलियों से जमीन कुरेदी। मिट्टी नाखूनों के नीचे भर गई। आंखों के सामने एक दृश्य चमका। अस्पताल का कमरा, पिताजी ऑक्सीजन मास्क के साथ, मॉनिटर की बीप बीप, डॉक्टर की आवाज। देर हुई तो जोखिम बढ़ जाएगा। रुद्र ने दबाव और बढ़ाया, पूरा भार उसके ऊपर। यह कच्ची ताकत थी, सीधी, भारी, कठोर। आर्या ने महसूस किया, यदि यहीं सीधी टक्कर लेती रही तो हार जाएगी। उसने धक्का देना बंद कर दिया। एक क्षण के लिए पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया। रुद्र को लगा वह टूट गई। पकड़ हल्की हुई, बस एक सेकंड। आर्या ने कमर को झटका दिया। दायां कूल्हा किनारे की ओर सरका। बायां पैर रुद्र के घुटने के पीछे फंसा। शरीर को तिरछे कोण पर घुमाया। दोनों पलट गए। रुद्र घुटनों के बल आ गया। भीड़ से तेज शोर उठा, अरे! रुद्र के चेहरे पर पहली बार हैरानी दिखाई दी। वह तुरंत खड़ा हो गया। अब उसकी आंखों में हल्का सा क्रोध था। अच्छा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम समझकर खेल रही हो। आर्या की सांस तेज थी, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों फिर खड़े हुए। इस बार रुद्र ने बिना विलंब पूरी ताकत से आक्रमण किया। ऊपर से झूठी पकड़, फिर अचानक नीचे झुकाव। उसने आर्या की दोनों टांगें पकड़ ली। डबल लेग टेक डाउन, पूरा भार आगे की ओर। आर्या पीछे गिरते हुए मिट्टी पर जोर से गिरी। धड़ाम!
गिरावट भारी थी। सांस एक पल को बिल्कुल रुक गई। रुद्र ने तुरंत साइड कंट्रोल ले लिया। उसका सीना आर्या के सीने पर। बाएं हाथ से उसने आर्या का दायां हाथ दबा दिया। बस, रुद्र ने फिर कहा, यह खेल नहीं है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, दर्द के, थकान के। भीड़ में सहानुभूति और उपहास दोनों थे। घर जाओ बेटी, क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कुछ लड़कियां चुपचाप देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। रुद्र का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी सांस अब भारी होने लगी थी, फिर भी नियंत्रण में। आर्या ने महसूस किया, रुद्र जब पूरा जोर लगाता है तो 2 सेकंड के लिए सांस रोक लेता है। वही उसका कमजोर क्षण हो सकता है। रुद्र ने आर्या का हाथ पीछे मोड़ने की कोशिश की। दर्द सीधे कंधे तक पहुंचा। संकेत दो, उसने फिर कहा। आर्या ने दांत भींच लिए। दर्द सहते हुए उसने फिर शरीर ढीला छोड़ दिया। रुद्र ने समझा, अब अंत है। दबाव थोड़ा सा बदला, बस वही एक क्षण। आर्या का बायां पैर उसकी टांगों के बीच सरका। दाएं कूल्हे ने जोर से मोड़ लिया। ऊपरी शरीर ने पलटा खाया। दोनों फिर उलट गए। इस बार रुद्र पीछे हटकर घुटनों के बल आ गया। सांस तेज, आंखें लाल। शक्ति का अंतर अब भी था, लेकिन नियंत्रण बराबरी पर आने लगा था। भीड़ का मनोविज्ञान बदल रहा था। अब कोई हंस नहीं रहा था, सब ध्यान से देख रहे थे। रुद्र ने धीरे से कहा, अब मजाक समाप्त। उसने कंधे सीधे किए। इस बार असली टक्कर होने वाली थी। अखाड़े की मिट्टी अब शांत नहीं थी। घुटनों के गहरे निशान, पैरों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, पसीने और रक्त की हल्की गर्म गंध हवा में घुली हुई थी। ढोल की थाप धीमी पड़ चुकी थी। लोग समझ गए थे, यह केवल शक्ति का खेल नहीं रहा। रुद्र और आर्या पुनः आमने सामने खड़े थे। दोनों के कंधे तीव्र श्वास के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। आंखें एक दूसरे पर स्थिर थीं। रुद्र ने चक्र बनाते हुए चलना आरंभ किया। इस बार उसकी गति बिजली जैसी तीव्र नहीं थी, सोची समझी, नपी तुली और संयमित। वह आर्या को परख रहा था। यह युवती सीधी टक्कर से बच रही है, कोण बना रही है, अपनी श्वास को नियंत्रित कर रही है। तुम बिना प्रशिक्षण के यह सब नहीं कर सकती, रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। आर्या मौन रही। उसने केवल अपना आसन और नीचे कर लिया, पैर मिट्टी में और दृढ़ कर दिए, भार बिल्कुल मध्य में, कमर लचीली। अचानक रुद्र ने बाएं कंधे से झूठा आक्रमण दिखाया। आर्या एक क्षण को डगमगाई और उसी क्षण रुद्र ने उसे जोर से धक्का दे दिया। आर्या पीछे सरकती हुई घुटनों के बल आ गई। रुद्र तुरंत उसके समीप पहुंचा। उसने गर्दन के पीछे से पकड़ बनाई, अग्र शीर्ष पकड़। उसका भारी शरीर ऊपर से दबाव डाल रहा था। आर्या का चेहरा मिट्टी के अत्यंत समीप था, श्वास लेना कठिन। भीड़ से स्वर उठा, अब गया। रुद्र ने दबाव और बढ़ाया, नसें उभर आईं, श्वास रोककर पूर्ण बल लगाया। आर्या ने अनुभव किया, यही वह क्षण है जब रुद्र पूरा बल लगाता है तो 2 क्षणों के लिए श्वास रोक लेता है। उसने प्रतिरोध करना बंद कर दिया, गर्दन को पूर्णतः शिथिल छोड़ दिया। रुद्र को लगा अब वह गिरने वाली है। उसने पकड़ हल्की सी बदली, बस वही अंतराल। आर्या का दायां हाथ उसकी कलाई के भीतर पहुंचा। बायां कंधा नीचे से फिसला, शरीर ने आधा घुमाव लिया, पकड़ टूट गई। रुद्र का संतुलन एक क्षण को डगमगा गया। आर्या तुरंत उसकी बगल में आ चुकी थी। उसने उसकी दाएं टांग पकड़ ली, एकल पद पकड़। भीड़ से जोर का स्वर उठा, अरे अरे! रुद्र ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, पूरा भार आर्या पर डाल दिया, कमर झुकाकर उसके कंधे पर दबाव बनाया। यह सीधी शक्ति का उत्तर था। आर्या दबने लगी, श्वास पुनः तीव्र, हाथ हल्के कांपने लगे। तभी उसे मां की आवाज स्मरण हुई, सीधे बल से मत भिड़ना, उसका बल उसी पर लौटा दे। आर्या ने पकड़ नहीं छोड़ी, किंतु धक्का देना बंद कर दिया। उसने रुद्र का भार अनुभव किया, फिर अचानक पीछे से अपना पैर घुमाकर उसकी दूसरी टांग को हल्का सा स्पर्श किया। संतुलन फिर डगमगाया। रुद्र घुटनों के बल आ गया। अब दोनों नीचे थे, आमने सामने, दोनों की श्वास तीव्र। रुद्र की आंखों में अब उपहास नहीं था, केवल एकाग्रता। तुम रुकने वाली नहीं हो, उसने कहा। मैं रुक नहीं सकती, आर्या ने पहली बार स्पष्ट उत्तर दिया। एक क्षण का ठहराव, फिर रुद्र अचानक पूरे शरीर के साथ उस पर झपटा, पूर्ण शरीर से आक्रमण। उसने आर्या को पकड़कर नीचे दबा दिया। इस बार नियंत्रण दृढ़ था। उसका वक्ष आर्या के ऊपर, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को जकड़ रखा था, दाहिना घुटना कमर के समीप स्थिर। आर्या का वक्ष मिट्टी से लगा, श्वास मानो टूट गई। भीड़ 2 भागों में बट चुकी थी। रुद्र, समाप्त करो, उसे छोड़ दो। स्त्रियां मौन, बालक श्वास रोके देख रहे थे। रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, बस एक संकेत और मैं छोड़ दूंगा। स्वर में क्रोध कम था, थकान अधिक। 14 वर्षों में पहली बार कोई इतनी देर तक उसके सामने टिक पाया था। आर्या की आंखों के सामने फिर अस्पताल का कक्ष चमका, पिताजी का दुर्बल हाथ,
मां का लाल दुपट्टा। उसने भूमि को पकड़ लिया, उंगलियों में मिट्टी भर गई। अचानक उसने कमर को झटका दिया। रुद्र का भार एक क्षण को खिसका। उसी क्षण आर्या का बायां पैर उसकी टांगों के बीच फंसा। दाएं कूल्हे ने पूरा घुमाव लिया। दोनों घूमकर बगल में गिरे। इस बार रुद्र नीचे था। अखाड़े में सन्नाटा। आर्या तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गई। भुजा को भीतर से पकड़कर बांह पर दबाव बनाया। पकड़ कठोर। रुद्र ने पूर्ण बल लगाया। नसें उभर आईं, श्वास भारी। छोड़ो, उसने दांत भींचते हुए कहा। अब नहीं, आर्या ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। भीड़ खड़ी हो चुकी थी। यह अब केवल प्रतियोगिता नहीं थी, यह बुद्धि और साहस का संग्राम था। रुद्र ने अचानक घुटनों से तीव्र झटका दिया। पूरा बल। आर्या दूर जाकर पेट के बल गिरी। श्वास फिर से टूट गई। कुछ क्षण वह वहीं पड़ी रही। घोषक की आवाज धीमी पड़ी। क्या वह उठ पाएगी? रुद्र खड़ा था। पसीना चेहरे से टपक रहा था। वक्ष तीव्र गति से ऊपर नीचे हो रहा था। यही तुम्हारी सीमा है, उसने कहा। भूमि पर पड़ी आर्या ने धीरे से सिर उठाया। लाल दुपट्टा कंधे से फिसलकर मिट्टी में पड़ा था। उसने उसे देखा। उस क्षण उसे समझ आया, यह केवल धन का मुकाबला नहीं है, यह उस कथा का विस्तार है जो उसकी मां अधूरी छोड़ गई थी। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। इस बार उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल निर्णय। रुद्र ने अनुभव किया, यह युवती टूटने वाली नहीं। ढोल पुनः बजने लगे। अब वास्तविक संग्राम आरंभ होने वाला था। संध्या धीरे धीरे रात्रि में विलीन हो रही थी। आकाश का लाल रंग पहले जामुनी हुआ, फिर गहरा नीला। अखाड़े के चारों ओर लटके बल्ब एक एक कर जल उठे। उनकी पीली रोशनी मिट्टी पर पड़कर लंबी परछाइयां बना रही थी। मिट्टी ठंडी होने लगी थी, किंतु दोनों के शरीरों से अब भी ऊष्मा उठ रही थी। रुद्र और आर्या पुनः आमने सामने खड़े थे। इस बार कोई उतावली नहीं थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे, पैर मिट्टी को परखते हुए, श्वास को संयत करने का प्रयास करते हुए। रुद्र ने गहरी श्वास ली। उसने अनुभव किया, उसके हाथ भारी हो चुके हैं, भुजाओं में जलन है, कंधे तन गए हैं। 14 वर्षों में पहली बार उसका शरीर उसे प्रश्न कर रहा था। मैं रुकने वाला नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं रुक नहीं सकती। आर्या का उत्तर भी उतना ही शांत था। और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़े। इस बार पकड़ सीधी लगी, हाथ कंधों पर, माथे लगभग टकरा गए। धक्का। रुद्र ने अपना समस्त भार आगे डाल दिया। उसके पैरों के नीचे मिट्टी में गहरे निशान बन रहे थे। आर्या पीछे सरक रही थी, किंतु वह सीधी टक्कर नहीं ले रही थी। उसकी गति हल्की सी वृत्ताकार थी। वह रुद्र के धक्के को तिरछी दिशा में मोड़ रही थी। रुद्र ने तुरंत समझ लिया। उसने दिशा बदली, दाएं से एक तीव्र झटका दिया। आर्या का संतुलन डगमगा गया। अवसर देखते ही रुद्र ने कमर के पीछे से शरीर को जकड़ लिया। दोनों हाथ बांध लिए, उठाया। आर्या आधी हवा में थी। भीड़ से एक सामूहिक चीख निकल गई। ये वही दांव था जिससे पहले अनेक प्रतिद्वंद्वी परास्त हो चुके थे। रुद्र ने पटकने का प्रयास किया। धड़ाम। दोनों साथ गिरे। इस बार आघात दोनों को लगा। एक क्षण के लिए दोनों सीधे लेटे रहे। श्वास भारी, ढोल मौन, केवल सांसों की ध्वनि। रुद्र पहले हिला, घुटनों के बल उठा। आर्या बगल में लुढ़क कर उठने का प्रयास कर रही थी। रुद्र ने विलंब नहीं किया। गर्दन पर पकड़, नीचे की ओर दबाव। आर्या घुटनों पर आ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ने का प्रयास किया। पीड़ा। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। रुद्र झुककर बोला, बस, संकेत दे दो। उसी क्षण अनेक दृश्य एक साथ उभर आए। अस्पताल का श्वेत कक्ष, चिकित्सक की ठंडी आवाज, पिताजी का दुर्बल हाथ, मां का पदक और मां की आवाज। अंतिम दांव में शक्ति नहीं, संकल्प जीतता है। आर्या ने अचानक अपना शरीर पूर्णतः शिथिल छोड़ दिया। रुद्र को लगा वह टूट गई है। उसकी पकड़ ढीली हुई। बस उतना सा समय। आर्या का दायां पैर धीरे से रुद्र की एड़ी के पीछे पहुंचा। बाएं कूल्हे ने अचानक घूमकर बल लिया। ऊपरी शरीर नीचे से फिसल गया। दोनों पुनः लुढ़के। इस बार आर्या सीधे रुद्र की पीठ पर थी। अखाड़े में कोलाहल फूट पड़ा। यह क्या हुआ? आर्या ने तुरंत दाएं भुजा भीतर से अटकाई। बाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़ी। भुजा को पीछे खींचकर कंधे पर दबाव बना दिया। रुद्र ने उठने का प्रयास किया। घुटनों से बल लगाया। आधा उठ भी गया, किंतु आर्या ने भार बदला। अपना वक्ष उसकी पीठ पर स्थिर किया। कूल्हा नीचे सरकाया। पकड़ और कसी। रुद्र की श्वास टूटने लगी। नसें उभर आईं, दांत भींचे हुए। छोड़ो, उसने जोर से कहा। आर्या के हाथ कांप रहे थे। उंगलियों में शक्ति क्षीण हो रही थी। उसने आंखें बंद की। संतुलन, श्वास, संकल्प। उसने श्वास नियंत्रित की। 1, 2, पकड़ और सुदृढ़। रुद्र ने अंतिम झटका दिया। पूरा शरीर उठाकर पलटने का प्रयास किया। आर्या ने तुरंत बायां पैर उसकी कमर के ऊपर टिकाकर पार किया।
शरीर को एक ओर झुका दिया। संतुलन पूर्णतः उसके पक्ष में था। रुद्र का कंधा धीरे धीरे मिट्टी की ओर झुकने लगा। घोषक चिल्लाया, रुद्र नियंत्रण में है। यदि वह 5 सेकंड में मुक्त नहीं हुआ तो। भीड़ गिनने लगी। 1, रुद्र ने बल लगाया। 2, श्वास भारी। 3, आर्या के हाथ कांपते हुए। 4, शक्ति फिसलती हुई। 5, रुद्र की भुजा मिट्टी से टिक गई। घोषक की आवाज गूंज उठी, विजेता है आर्या। एक क्षण का मौन, फिर अखाड़ा गूंज उठा। तालियां, जय घोष। लोग खड़े हो गए। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ स्तब्ध। आर्या ने पकड़ छोड़ी, पीछे हटी। श्वास इतनी तीव्र कि खड़े रहना कठिन था। रुद्र धीरे धीरे उठा। उसने आर्या की ओर देखा। आंखों में अहंकार नहीं था, केवल सत्य। तुमने केवल प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने शांत स्वर में कहा। तुमने मुझे पराजित कर मुझे सिखाया है। वह भीड़ की ओर मुड़ा। सुन लो सब, आज से कोई यह नहीं कहेगा कि औरत कमजोर होती है। तालियां और प्रबल हो गईं। प्रायोजक ने धन से भरा थैला लाकर आर्या के सामने रखा। 1 करोड़ रुपए। आर्या ने थैला उठाया, एक बार झुककर मिट्टी को स्पर्श किया, लाल दुपट्टा कंधे पर ठीक किया और बिना कुछ कहे अखाड़े से बाहर चली गई। उसके कदम तेज थे, हृदय जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने केवल एक ही चित्र था, पिताजी को बचाना है। वह सीधे अस्पताल पहुंची। चिकित्सक सामने दिखाई दिए तो उसने लगभग दौड़ते हुए उन्हें रोक लिया। श्वास तेज चल रही थी, शब्द टूट रहे थे। पैसे का इंतजाम हो गया है, बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। चिकित्सक ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गए, यह युवती अभी किसी मैदान से लड़कर आई है। तुरंत उपचार आरंभ हुआ। घंटे बीतते गए। अनन्या बाहर बेंच पर बैठी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद। कभी मौन प्रार्थना करती, कभी मां को स्मरण करती, मानो मां पास बैठकर कह रही हो, डर मत, तू जीत चुकी है। कुछ घंटों बाद चिकित्सक बाहर आए। आर्या तुरंत खड़ी हो गई, उसके पैर कांप रहे थे। चिकित्सक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब संकट टल गया है, स्वस्थ होने में समय लगेगा, परंतु वे ठीक हो जाएंगे। यह सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं भूमि पर बैठ गई। आज पहली बार उसने गहरी पूर्ण श्वास ली, सुकून की श्वास। कुछ दिनों बाद जब उसके पिताजी को होश आया, उन्होंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बेटी, आर्या झुक गई। वह कुछ बोल न सकी। उन्होंने दुर्बल स्वर में कहा, तू अपनी मां की तरह ही सशक्त है। समय बदलने लगा। पिताजी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। दवाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। आर्या ने फिर कभी छोटे मोटे कार्य कर जीवन यापन नहीं किया। अब लोग स्वयं उसके पास आने लगे। कुछ बालिकाएं संकोच से पूछती, दीदी, क्या हम भी कुश्ती सीख सकती हैं? आर्या केवल मुस्कुरा देती। प्रतिदिन वह अखाड़े की मिट्टी को स्पर्श करती, आंखें बंद करती। उसके लिए यह विजय केवल एक पुरस्कार नहीं थी, यह विजय थी उस विश्वास की जो उसने स्वयं पर किया। यह विजय थी हर उस आवाज के विरुद्ध जिसने उसे दुर्बल कहा था। और जब भी वह मिट्टी को छूती, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती। वास्तविक शक्ति शरीर में नहीं, साहस में होती है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।